वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपिटल बस्टिंग यानी प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक जो प्रोजेक्ट है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रपोज़ल देना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज़ल में कॉस्टिंग जो दी है किसी भी एक प्रोजेक्ट की वो दी है ₹1,00,000, और नेट कैश इनफ्लोज जो दिए हुए हैं वो ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 दिए हुए हैं। ईयर एक्स का है 30,000, 40,000, 50,000, 30,000 एंड 20,000। वाई जो प्रोजेक्ट है उसका दिया है 10,000, 30,000, 40,000 और 60,000। तो दोनों जो प्रोजेक्ट है उसका जो नेट जो इन्वेस्टमेंट है या कॉस्टिंग है वो ₹1,00,000 सेम है। क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है यानी पीवी फैक्टर दिया हुआ है। वो डिस्काउंट फैक्टर है 10% पर 0.909। वी कैन कैलकुलेट इट ऑन प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर भी दिए। अब आपको करना यह है कि हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि वी हैव टू select one project, maybe X or Y, on the basis of the method payback period method, post payback period method, return on investment method and net present value method. Now we are going to calculate which is the best project according to payback period method. First of all, we have to see net cash inflow. Net cash inflow is uneven in this question. So first of all, we have to calculate payback period. In payback period हम जब पेबैक पीरियड निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स और वाई को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोजेक्ट एक्स का मैंने यहाँ लिख दिया है और प्रोजेक्ट वाई हमने यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स में हम क्या करते हैं, जब अनइवन पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो अनइवन कंडीशन में सबसे पहले इन्हें हम क्यूमुलेटिव कंडीशन में लाते हैं। 30,000 प्लस 40,000 तो 70,000, 70,000 प्लस 40,000 यानी 1,20,000, 1,20,000 एंड 30,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000 और 1,50,000 इज इक्वल्स टू 1,70,000। ये आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बन गया है। इसी प्रकार हम प्रोजेक्ट जो वाई है उसका करेंगे। नेट कैश इनफ्लो दिया है आपका 10,000 का, क्यूमुलेटिव किया 40,000 आया, 40,000 प्लस 40,000 80,000, 80,000 और प्लस 60,000 तो 1,40,000 और 1,40,000 प्लस 80,000 तो 1,80,000। अब आपको क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पेबैक पीरियड कैसे निकालें। तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए हम इसका पहले पेबैक पीरियड निकाल रहे हैं एक्स का। एक्स का पेबैक पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1,00,000। तो 1,00,000 जो क्वेश्चन इनिशियल इन्वेस्टमेंट में गिवन है तो 1,00,000 आप देखिए 1,00,000 का जस्ट लीस्ट जो वैल्यूज़ है वो आपको दी है 70,000, क्योंकि 120 इज़ मोर देन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000। 70,000, ये जो 70,000 है वी हैव got in 2 years plus now the remaining amount is, रिमेनिंग अमाउंट हो गया आपका, जैसे आपका रिमेनिंग अमाउंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है आपका 1,00,000, 70,000 इसमें से लेस हो जाएगा तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 30,000 वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो रिमेनिंग जो 30,000 है ये हमें नेक्स्ट इस थर्ड ईयर के नेट कैश इनफ्लो यानी 50,000 में मिलेगा। इससे हमारा जो आंसर निकल के आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 years और 3
अपॉन 5 मंथ, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 5 ईयर्स। यदि हम इसको क्वेश्चन वाई में कैश इन फ्लो में कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन वाई में जब कैलकुलेट करेंगे तो पेबैक पीरियड जो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो देखिए आप हमें मिल चुका है 80,000, तो हमें मिल चुका है थर्ड ईयर में, 1 2 और 3 ईयर्स में, तो मैंने उसे यहाँ प्लेस कर दिया 3 ईयर्स में। अब रिमेनिंग अमाउंट हमारा है 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 20,000, तो 20,000 यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय 60,000। 60,000 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगला जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारा 60,000 वो मिलेगा हमें इसमें से, यानी 20,000 जो रिमेनिंग है वो हमें यहाँ मिलेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 ईयर्स और 3.3 मंथ्स। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पेबैक पीरियड के आधार पर मुझे ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेबैक है वो मेरा 2 साल 3 महीने के आसपास मिल जाएगा और यहाँ पर 3 साल 3 महीने लगेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पर कैलकुलेट करते हैं। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि पेबैक पीरियड के बाद हमें कितना लाभ मिलेगा, यानी हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो बताएगा कि पेबैक पीरियड की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें कितने टाइम में मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी की, यानी पेबैक पीरियड के बाद हमें और कितना लाभ मिलेगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल कैश इन फ्लो माइनस इनिशियल कॉस्ट। तो x इज इक्वल्स टू टोटल कैश इन फ्लो, हमारा x में देखिए आप टोटल कैश इन फ्लो हमारा है 1,70,000। नाउ द 1,70,000 यहाँ दे देंगे माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख। तो हमारी पेबैक आफ्टर पेबैक जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रोजेक्ट x की 70,000 है, और अगर y की बात करते हैं तो 180 माइनस, और इसमें हमने कर दिया 1 लाख, तो 180 माइनस 1 लाख, 180 यानी हमारा टोटल कैश इन फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देखिए दोनों का सेम है, तो यहाँ पर आ गया 80,000। देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमारा पेबैक पीरियड के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट एक्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका पेबैक पीरियड कम है, और जहाँ पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पर हम प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो पेबैक के बाद जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 80,000 है। देखिए इट्स डिपेंड ऑन दी इन्वेस्टर्स या कंपनी कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करती है या पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट आइए अब इस क्वेश्चन में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड ARR को आप कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, और या फिर दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वो है एवरेज एनुअल कैश इन फ्लो माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन को हम सेकंड वाले मेथड से यूज़ करते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेते हैं एवरेज एनुअल कैश इन फ्लो। एवरेज एनुअल कैश इन फ्लो निकालने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट एक्स की जो हमारी टोटल कैश इन फ्लो है वो 1,70,000 है। यदि इसको डिवाइडेड बाय हम एन यानी ईयर्स से कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 34,000, जो कि आपका एवरेज हो जाएगा, यानी 1,70,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये एवरेज कैश इन फ्लो हो जाएगा। अब बात करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन की। तो देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपका ₹1 लाख है और वो 5 ईयर के लिए प्रोजेक्ट काम करेगा, तो उसको डिवाइडेड बाय अगर हम 5 कर देंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 20,000 आ जाएगा। इसको मैं 20,000 को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है, अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे यानी तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 14,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू
हमारा जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 28%। इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट वाई का कैलकुलेट करते हैं। एक प्रोजेक्ट वाई की जो कैश इन फ्लो है वो हमारे लिए 180,000 है, डिवाइडेड बाय इसको अगर हम 5 करते हैं तो हमारा एवरेज कैश इन फ्लो आ जाएगा। एवरेज कैश इन फ्लो हमारा आएगा तकरीबन 36,000। इस 36,000 को हम यहाँ प्लेस कर देंगे माइनस। अब वापस एवरेज डेप्रिसिएशन वही हमारा 20,000 ही होगा, क्योंकि सेम हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इन फ्लो भी वही होगा जो यहाँ से हम लेंगे। तो हमारा ऐसा बन जाएगा 36,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 32%। तो देखिए स्टूडेंट्स कि अगर आप एवरेज के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट एक्स का 28% है और एवरेज इन्वेस्टमेंट वाई का 32% है। अगर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रपोजल वाई शुड बी एक्सेप्टेड। अगर पेबैक पीरियड के हिसाब से चलते हैं तो प्रोजेक्ट एक्स शुड बी एक्सेप्टेड एंड अगर आप पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर चलते हैं तो प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ARR मेथड पे चलेंगे तो यहाँ क्लियर है कि प्रोजेक्ट वाई को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड की। इसके लिए ज़रा टेबल बनेगी, और टेबल कैसे बनेगी हम उसको देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल है वो बना दी है। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर, तो उसकी यहाँ मैंने लिख दिया है ईयर्स 1 2 3 4 5 और प्रोजेक्ट एक्स का कैश इन फ्लो यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। अब हम कैश इन फ्लो निकालेंगे। तो कैश इन फ्लो यानी प्रेजेंट वैल्यू, मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकता हूँ, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्स को यानी कैश इन फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आएंगे। ये मल्टीप्लाइड करने पर ये आया, इसको मल्टीप्लाइड किया ये आया, यानी हम कैश इन फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है प्रोजेक्ट की। ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1,30,000 है। इसी तरीके से मैंने प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे वाई है उसका निकाल लिया है। ये कैश इन फ्लो है और ये उसका पीवी फैक्टर है, और इसको कैश इन फ्लो और पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने के बाद यहाँ पर कैश इन फ्लो आ गया, यानी प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। इसका टोटल हमने किया तो ये आया 129,300। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसका फॉर्मूला हमने जब टेबल निकाला तो उसकी कैश इन टोटल प्रेजेंट वैल्यू यहाँ निकाल लिए और प्रोजेक्ट वाई की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, पीवी फैक्टर से निकालने के बाद हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कॉस्ट। प्रोजेक्ट एक्स में हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू दी है 1,30,000 और इसे मैंने यहाँ प्लेस किया, माइनस कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट 1 लाख, तो हमारा आंसर आया 3770। इसी तरीके से y का किया तो y का है 129,730 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 29,730। इसमें जिस की भी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा मिलेगी वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्स शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज the amount of present value of x proposal is greater than proposal y। तो इस वाले सिचुएशन में हम प्रोजेक्ट एक्स को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसी तरीके से मैं फिर वापस रिपीट कर रहे हैं कि जब हम कंपनी कोई बनती है तो उसका टारगेट क्या होता है, उसके हिसाब से कैपिटल बस्टिंग के मेथड को यूज़ करना चाहिए। यदि हमारा टारगेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी गेन करना है तो पेबैक की तरफ जाना चाहिए। यदि अगर हमारा टारगेट ये है कि हम चाहते हैं कि पेबैक पीरियड मिलने के पश्चात हमारे को लाभ कितना होगा उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ में, तो हमें पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। यदि हमें जानना है कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैसे मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है, वो तो इंटरनल से पता चलेगा, लेकिन हमें किस रेट से मिल रहा है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से मिलेगा कि जिसकी ज़्यादा होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर प्रेजेंट वैल्यू यानी कई बार ऐसा होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आधार पर चलते हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसकी आज की जो रेट है वो आगे भविष्य में क्या होगी
उस प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है हम उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी जानना चाहते हैं तो आप हमारा जो चैनल है उस पर आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप बुक में और आप उसे समझना चाहते हैं तो ज़रूर आप शेयर करें। थैंक यू।